आज का टॉपिक है जीडीपी और जीडीपी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो जीडीपी क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी में जितना भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, मतलब कि जनरली एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड हो रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरली एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी। उसकी वैल्यू को अगर अगर किसी सपोज मान लेते हैं कि 10 जो है ट्रैक्टर बना है, ठीक है, और 10 बना है, मान लेते हैं वाटर सप्लाई के लिए कुछ मशीन बना है या कंजप्शन गुड कुछ बना है, ठीक है। तो इस तरीके से जितना भी बना है और उसको हम लोग काउंट करेंगे और काउंट करके क्या करेंगे, तो यही जीडीपी हो जाएगा। मतलब क्या है कि जितना भी टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी गुड्स या जितना भी सर्विसेज है प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी। जीडीपी में बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही देखा जाता है, ठीक है, विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हाँ, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम तो देखेंगे, लेकिन अपनी जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया के केस में इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, तो फिर आगे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये याद रखना है कि इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ, चाहे वो कोई भी करे, ठीक है, चाहे वो नेशनल करे या फिर चाहे वो बाहर के लोग करें, विदेश के लोग करें, लेकिन वो अगर इंडिया की बाउंड्री में हुआ है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, तो वो इंडिया की जीडीपी में आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो वैल्यू मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है उसके एनुअल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और सारे को ऐड अप करके ही हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ, इस बार जीडीपी हमारे फर्म्स में या सब चीज़ में क्या क्या बना है, और उसको ऐड करने के बाद, सबकी वैल्यू को ऐड करने के बाद आएंगे कि इस बार की हमारी जीडीपी इतनी है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज एक फार्मर है और वो क्या करता है कि 100 रुपीज़ वर्थ का वीट को वो प्रोड्यूस करता है। 100 रुपीज़ का वीट को वो प्रोड्यूस कर दिया और उससे फिर उसने क्या किया कि 50 का वीट उसने बेच दिया बेकर को। एक बेकर है जिसको क्या करना है, ब्रेड बनाना है, तो उसको वीट चाहिए, तो उसने किसान से 50 रुपये का ब्रेड ले लिया, ठीक है, और 50 रुपये खुद कंज्यूम कर लिया। तो मतलब कितना, 100 रुपीज़ का वीट वो पूरा का पूरा प्रोड्यूस किया, और जो बेकर है वो क्या किया, और वैल्यू ऐड किया अपनी तरफ से, और सामान लगाया, चीज़ें लगाई, सब करने के बाद ब्रेड का दाम हो गया 200 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 रुपीज़ था, ठीक है, यहाँ पे अगर, तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो 100 रुपीज़ है, जिसमें कि फार्मर यहाँ पे 100 रुपीज़ का वीट प्रोड्यूस कर रहा है, फार्मर ने 100 रुपीज़ का वीट प्रोड्यूस किया, बेकर ने 200 रुपीज़ का किया, तो क्या जीडीपी 300 रुपीज़ होनी चाहिए? लेकिन नहीं, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ ले लिया है, ठीक है, और इसने जो 200 रुपीज़ लगाया, तो 200 में तो 50 ये भी था ना, 50 तो ये फार्मर का दिया हुआ वीट का भी था, तो मतलब इसने कितना लगाया, 150 लगाया, ठीक है, क्योंकि 50 रुपीज़ तो ये फार्मर का वीट का था। दैट मीन्स कि ये यहाँ एक बार ऐड हो चुका है, तो यहाँ भी अगर एक बार ऐड हो जाए, यहाँ भी एक बार ऐड हो जाए, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट गुड है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये एक बार काउंट हो चुका है। यहाँ पे अगर हमने एक बार काउंट कर लिया है फार्मर के वैल्यू एडिशन में, तो बेकर के वैल्यू एडिशन में ये 50 रुपीज़ माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक बार यहाँ ऐड कर लिया है। तो बेकर फिर कितना करेगा, 150 का बेकर करेगा, 100 फार्मर की तरफ से हुआ, तो टोटल 250 रुपीज़ हुआ, ना कि 300। और ये इसलिए किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग नहीं हो, ठीक है। सिंपल यही सारी चीज़ें यहाँ पे ली गई है, ठीक है, वही बताया जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि वैल्यू एडिशन जो है सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि फार्मर जो है उसको वीट को सेल कर रहा है मार्केट में या सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। वैल्यू एडिशन बेसिकली यही है
कि अगर कोई काम कर रहा है और उसके काम से पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो उस वैल्यू एडेड को हम लोग ये करेंगे। जीडीपी में हम ये नहीं देखते हैं कि इसने बनाया और खुद ही कंज्यूम कर लिया तो इसको ऐड करें या ना करें। फार्मर ने कंज्यूम किया बट वो ऐड हुआ, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, मार्केट में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे याद रखना यही 100 रुपीज़ का बनाया उसने फार्मर ने, 50 रुपीज़ उसने कंज्यूम किया और फिर देन 50 रुपीज़ का उसने आगे सेल कर दिया, क्योंकि 50 रुपीज़ का इसने यहाँ सेल किया था तो ये यहाँ काउंट हो रहा है। लेकिन जैसे बेकर ने फिर 200 रुपये का प्रोडक्ट बनाया तो इस 200 रुपये में से 50 रुपीज़ तो यही था क्योंकि इसने खरीदा था इससे। तो देन फिर इसका 150 रुपीज़ फिर से ये ऐड ऑन करता है अपना, तो फिर हम काउंट इसीलिए करेंगे इसका फाइनल गुड। दैट मीन्स क्या है, हम लोग सिर्फ फाइनल गुड को काउंट कर रहे हैं। यहाँ हमने फाइनल गुड को काउंट किया 100 एंड देन यहाँ हमने फाइनल गुड को काउंट किया 150, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड में सिर्फ फाइनल गुड को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जीडीपी कितना होना चाहिए, जीडीपी शुड बी इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो जीडीपी किसके बराबर होना चाहिए कि जितना भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी फाइनल गुड्स बन रहा है और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस केस में हमने किया और 250 रुपीज़ आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो वर्थ 50 रुपीज़ का था वो फाइनल गुड तो नहीं था, वो इंटरमीडिएट गुड था। तो इंटरमीडिएट गुड काउंट नहीं होगा, एक बार वो काउंट हो चुका है वो दोबारा काउंट नहीं होगा, क्योंकि फार्मर के लिए तो वो फाइनल गुड था, फार्मर के लिए फाइनल गुड था। फार्मर जो है वीट को कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वीट को बना के ब्रेड बनाया फिर बेचा, नहीं, फार्मर ने डायरेक्टली वीट बेचा, तो फार्मर के लिए ये फाइनल गुड था, तो ये 100 रुपीज़ था। लेकिन बेकर के लिए, बेकर ने तो फिर वीट नहीं बेचा ना, बेकर ने इसको चेंज किया, तो मतलब बेकर के लिए ये इंटरमीडिएट गुड था, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड काउंट नहीं होता है। आई होप ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड कि हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी का मतलब जैसे कि हम लोगों को पता है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो बनेगा तो वो जीडीपी है, ठीक है। तो जीडीपी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर साइड। पहले वाले में तो हम लोगों ने देखा कि कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पर इसमें हम देखेंगे कि कितना खर्चा किया जा रहा है। अगर हम सिर्फ खर्चा को जोड़ ले फिर भी तो हो जाएगा ना, कि गुड्स और सर्विस अगर बना, पहले वाले में तो हमने देखा कितने का बना, अगर बना तो किसी ने तो खरीदा होगा ना। तो साल में अगर उसको खरीदा जा रहा है 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि 4 सेक्टर के द्वारा अगर उसको खरीदा जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, ये चारों सेक्टर्स क्या खरीद रहे हैं, अगर हम उसको ही ऐड कर ले, उसी का खर्च को सिर्फ ऐड कर लिया जाए कि हाँ इसने कितना कितना खर्च किया, तो हमें अपनी जीडीपी का पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब ऐड करेंगे परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे उसमें उस टाइम भी हमें हमेशा यही देखना है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस कितना खरीदा गया, कितना परचेज किया गया, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो फिर ये जीडीपी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हाउस होल्ड सेक्टर कहाँ स्पेंड करती है, ये कंजप्शन गुड में ज़्यादातर खर्च करती है। अगर कोई हाउस होल्ड है तो वो कंज्यूम ही करेगी, ठीक है, एसी, टीवी, फ्रिज या खाने का सामान, कपड़ा पहनने का जो भी है, तो कंजप्शन गुड में रहेगा। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो कैपिटल गुड्स पे स्पेंड करेगी। प्राइवेट सेक्टर को खरीदना ही इसलिए होता है कि उसको कुछ प्रोड्यूस करना है, तो प्रोड्यूस करने के लिए उसको जो ज़रूरत होगा वो खरीदेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। कैपिटल गुड मीन्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शंस है कि अगर फर्म क्या करते हैं, अगर कोई कुछ भी बाय करते हैं कोई कंज्यूम करने के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए, फिर भी वो मतलब आई से ही इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगी, परचेज करती है, गवर्नमेंट सेक्टर भी कुछ परचेज करती है, कैपिटल गुड्स परचेज करेगी या कुछ कंजप्शन गुड्स परचेज करेगी, ठीक है। तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे जी से, प्राइवेट के लिए आई इन्वेस्टमेंट एंड देन ये जी से। तो एक्सटर्नल सेक्टर क्या परचेस करेगा, ये भी बोथ कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स जो है परचेस करेगा। तो हमने पिछले वीडियो में कंजप्शन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी कवर कर ली है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो से स्टार्ट किया है तो आप पीछे से देख सकते हैं।
क्योंकि अगर आप सीरीज वाइज देखेंगे तो समझ आएगा। तो एक्सटर्नल सेक्टर क्या करता है, कंजप्शन और कैपिटल दोनों तरह का गुड्स जो है ये भी खरीदता है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, वाई से करेंगे, सॉरी एक्स से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हमने देख लिया सब कुछ कि हाउस होल्ड ने कितना कंज्यूम किया, कैपिटल के लिए आई, देन गवर्नमेंट का स्पेंडिंग के लिए जी, एंड देन एक्सपोर्ट के लिए एक्स, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो हमारा जीडीपी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जितना इंपोर्ट रहता है वो माइनस होगा। तो इंपोर्ट हम लोग जो भी हर सेक्टर का कुछ इंपोर्ट भी होगा, सिर्फ एक्सपोर्ट थोड़ी ना होगा, इंपोर्ट भी होगा, कुछ मंगवाया भी होगा, तो हम इंपोर्ट को उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आ गया क्या, अब फॉर्मूला हमारा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो सी आई और जी ये जितना एक्सपेंडिचर है ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स है, ठीक है। फाइनल गुड्स को नहीं भूलना है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा, फाइनल गुड्स को ही सिर्फ काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इंपोर्ट को भी तो देखेंगे ना। अब तक हमने सिर्फ देखा कि हाँ, लेकिन यहाँ जो भी इंपोर्ट रहेगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि अब कंजप्शन गुड्स में हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ तो इंपोर्ट किया हुआ कंजप्शन गुड पे खर्च होगा, तो जिस पे कोई कंज्यूम अगर कर रहा है तो वो इंपोर्टेड चीज़ भी तो कंज्यूम कर सकता है ना, जो कुछ बाहर से आया हुआ हो, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। क्योंकि यहाँ बात हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी की, कि इंडिया के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का ही होना चाहिए। तो अगर कोई प्रोडक्ट बाहर से बन के आ रहा है तो हम उसको माइनस तो करेंगे ना। उसी तरह सिमिलरली इन्वेस्टमेंट जो भी कैपिटल सेक्टर के द्वारा खर्च किया जा रहा है, तो फिर ये क्या करेंगे, अगर इन्होंने कुछ इंपोर्ट किया होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट किया हुआ है तो गवर्नमेंट का कुछ इंपोर्ट जो इंपोर्ट का गुड्स रहेगा, फाइनल गुड्स या कैपिटल गुड्स जो भी, तो वो भी जो है इंपोर्ट वाला जीडीपी से माइनस हो जाएगा। देन सेम वही सारी चीज़ होगी कि जो है उसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल इम्पोर्ट्स बाय द कंट्री कंबाइनिंग हाउस होल्ड का, ठीक है। यहाँ सी कंजप्शन, देन प्राइवेट के लिए इन्वेस्टमेंट, एंड देन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जी। तो हम पूरा इंपोर्ट को माइनस कर देंगे। तो फिर हमारे जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, प्राइवेट कंजप्शन हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। देन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट कंजप्शन हो गया, फिर एक्सपोर्ट हो गया, और हमने इंपोर्ट को यहाँ से माइनस कर दिया कि जितना भी बाहर से आया हुआ चीज़ था वो हमारा जीडीपी तो नहीं है, हमने तो तैयार नहीं किया है, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारी जीडीपी से माइनस हो जाएगा। तो जीडीपी का क्या हुआ फॉर्मूला कि प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सेम ही चीज़ है, बस लिखा हुआ है। देन इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं इजीली। देन तो बात क्या हुई कि कितना आपने कंज्यूम किया प्लस कितना आपने इन्वेस्ट किया, फिर एक्सपोर्ट किया, फिर इंपोर्ट किया, ठीक है। हाँ, तो हम जीडीपी में मेजरली क्या देखते हैं, जो मेजर कंपोनेंट होता है ना, ये प्राइवेट कंजप्शन होता है। अराउंड 60% ऑफ जीडीपी तो हम प्राइवेट कंजप्शन ही देखते हैं। और गवर्नमेंट कंजप्शन जो है ये बहुत कम होता है, गवर्नमेंट का कंजप्शन काफ़ी कम होता है, 11% होता है। और इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है, लगभग 29% है। और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो है अराउंड -2% है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव में है, हम लोग इम्पोर्ट ही ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं इनकम मेथड। इससे पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड देखा, उस और हमने फिर एक्सपेंडिचर मेथड देखा, और अब हम लोग देख रहे हैं इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हम क्या देखेंगे कि जितना भी सम है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, इकोनॉमी में जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना भी इनकम जो है अर्न हो रहा है, इनकम मिल रहा है किन लोगों को, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उससे, वेजेस से, रेंट से, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट से, उसके बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि जितना भी प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो उसका क्या, उसका वैल्यू और जो इनकम है उसका वैल्यू बराबर होना चाहिए, यही कह रहे हैं, ठीक है।
कि जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमने पहले भी कवर किया है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जितना भी हमें पैसे, जितना भी इनकम होगा, जितना भी पैसा मिलेगा, वही तो होगा जीडीपी। सेम ही बात है। अगर आप चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करो, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करो, या कितना इनकम हुआ उस मेथड से कैलकुलेट करो, जीडीपी सेम ही आएगा। ठीक है। तो इसमें ये कौन सा क्या आइडिया फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है कि रेवेन्यू अर्न बाय ऑल फर्म्स टुगेदर, कि जितने भी फर्म्स है, जितना भी पैसा कमाया है, ठीक है, तो वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? बेसिकली फिर वो जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में खर्च हुआ होगा वहीं पे तो देंगे ना। ठीक है। तो फिर जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लेबर है, कैपिटल है, नेचुरल रिसोर्सेस है, तो इन्हीं के पास जाएगा इनकम। अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है, जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है, तो ये सोचेगा ना कि मेरा प्रॉफिट आना चाहिए। कोई लेबर है, इसको वेजेस चाहिए होगा। कोई कैपिटल अगर दे रहा है तो इसको इंटरेस्ट चाहिए होगा। उसी तरीके से अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, तो रेंट वगैरह मिलेगा। तो इसी सारे फैक्टर से तो इनकम आएगा। तो वो जो है जीडीपी, अगर हम इनकम मेथड से करेंगे तो क्या होगा कि प्रॉफिट अर्न बाय ऑल फर्म्स, जितना फर्म्स ने कमाया, फिर जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ कैपिटल से, ठीक है, फिर जितना रेंट जो है रिसीव हुआ नेचुरल रिसोर्सेज से, और जितना वेजेस जो है अर्न किया गया लेबर के द्वारा, जो भी लेबर अपना सर्विस दिया गया उससे। ठीक है। तो जीडीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस वेजेस। ठीक है। जो ये 4 लोग थे, एंटरप्रेन्योर थे, लेबर थे, कैपिटल थे, या जो नेचुरल रिसोर्सेज था, तो इसके बदले में हमें जो मिला, ठीक है, सारे को जोड़ के जीडीपी हो जाएगा। तो बस यही है क्या, इनकम मेथड, कि हम इनकम से देखेंगे कि एक साल के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी इनकम जो है रिसीव हुई। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इनकम मेथड। ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी की जो हम बात करे जा रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी तो ये है क्या? तो डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी जो है ना, ये पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल टेरिटरी से अलग होता है। कैसे अलग होता है, अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर। तो जितना तो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, जितना हमारे मैप में है, तो वो तो है ही, प्लस जो टेरिटोरियल वाटर है वो भी हो गया। ठीक है। देन जो शिप है, एयरक्राफ्ट है, और जिसको कि ऑपरेट कौन कर रहा है, कोई रेसिडेंट ही कर रहा है, कोई कंट्री का रेसिडेंट ही है जो कर रहा है, रहने वाला या कंट्री का रेसिडेंट कर रहा है। तो वो कहाँ कर रहा है, बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। अगर 2 कंट्री के बीच में कर रहा है, यहाँ पे है एक कंट्री, यहाँ पे है एक कंट्री, अगर यहाँ कर रहा है, तो ये फिर जीडीपी किसके हिस्से में आएगा, तो उसी के हिस्से में आएगा जिस कंट्री का रेसिडेंट यहाँ पे उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है। जिस चीज़ को ऑपरेट कर रहा होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि एयर इंडिया सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्री। तो एयर इंडिया का जो सर्विस है डिफरेंट कंट्री में, तो जो रेसिडेंट उसको चलाएगा, ठीक है, जिस कंट्री का रेसिडेंट उसके पास जाएगा। तो जो फिशिंग वेसल्स है, ऑयल है, नेचुरल गैस रिग्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स। अगर रेसिडेंट्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो उस कंट्री में आएगा। ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल वाटर में और इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन में, तो ये किसके इसमें आएगा, उसी कंट्री के इसमें आएगा जिसके रेसिडेंट इसको चला रहे हैं। अब देखते हैं, कोई एम्बेसीज हो गया, कॉन्सुलेट्स हो गया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है किसी भी कंट्री का, लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। तो फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, जापान, इट एक्सक्लूड ऑल एम्बेसीज। तो अब जैसे कि एम्बेसी है, ठीक है, इंडिया की एम्बेसी अगर या फिर सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, ठीक है, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो वहाँ पे जो भी होगा वो कहाँ कैलकुलेट होगा, वो यूएस की जीडीपी में होगा। सिमिलरली अगर इंडियन एम्बेसीज यूएसए में है तो वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये जो है लोकेटेड इंडिया में है, लेकिन ये इंडिया की टेरिटरी नहीं मानी जा रही है। इसलिए क्योंकि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी भी कंट्री का, वो उसी कंट्री का पार्ट है। तो ठीक है, उसी कंट्री का पार्ट है तो वो उसी कंट्री के जीडीपी में आएगा, ना कि इंडिया की जीडीपी में। फिर इंडिया की जीडीपी में तब आएगा जब इंडिया की एम्बेसी कहीं और किसी दूसरे कंट्री में भी है, फिर भी वो इंडिया की जीडीपी में आएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया कि जितना, फिर तो ये इसलिए जीडीपी क्या एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड ऑल एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्री। ठीक है।
ऑफ अदर कंट्री एंड ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इंडिया में जितने भी एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है किसी भी कंट्री का, ठीक है, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है दूसरी कंट्री का, या दूसरी कंट्री का इंटरनेशनल ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस है जो इंडिया में लोकेटेड है, फिर भी वो इंडिया के जीडीपी में नहीं आएगा क्योंकि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ठीक है, तो दस डोमेस्टिक टेरिटरी जो है डिफाइंड एज पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इट्स, क्या क्या आएगा इसमें, पॉलिटिकल फ्रंटियर है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री तो हो ही गया, और इसके साथ साथ इंक्लूडिंग हो गया टेरिटोरियल वाटर, शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स जो कि ऑपरेट कर रहे हैं रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। अब्रॉड तो क्या लिखा हुआ है, अब्रॉड लिखा हुआ है, इंडिया में जो लोकेटेड है एम्बेसी उसका नहीं, लेकिन अपना एम्बेसी अगर कहीं बाहर है, अब्रॉड में है, तो उसका। ठीक है, तो ये हो गया जीडीपी का डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जीडीपी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी तो हमने देख लिया, तो अब इसको कौन कर रहा है, तो एनएसओ ही क्या कर रहा है, जीडीपी को कैलकुलेट कर रहा है। कैसे कैलकुलेट कर रहा है, अभी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों मेथड से किया जाता है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड में ये क्या क्या कैलकुलेट करता है, वैल्यू एडिशन करता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, फिशिंग से जो भी आ रहा है उसका वैल्यू ऐड किया जा रहा है, माइनिंग और क्वारिंग से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई या अदर यूटिलिटी से आ रहा है उसको, कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग इससे, देन फाइनेंशियल में इंश्योरेंस हो गया, रियल इस्टेट हो गया, या प्रोफेशनल कोई सर्विस है उसको काउंट किया जा रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, डिफेंस को और अदर सर्विसेज। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू एडेड में हो गया। ठीक है, एंड देन फिर अगर एक्सपेंडिचर मेथड से किया जा रहा है तो ये एक्सपेंडिचर मेथड में किस किस का खर्चा देख रहा है, ये प्राइवेट खर्चा देख रहा है। ठीक है, फाइनल या कंजप्शन एक्सपेंडिचर देख रहा है, किसका, बेसिकली हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है। देन गवर्नमेंट में भी फाइनल कंजप्शन देखेगा। देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, अगर ठीक है अब फाइनल आपने खर्चा किया तो अपने कैपिटल फॉर्मेशन में कितना खर्चा किया, ठीक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी कैपिटल फॉर्मेशन हुआ तो कितना फॉर्मेशन हुआ उस पर। देन नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स को देखेंगे कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्ट किया, तो उस बेसिस पे तो टोटल ये सारी चीज़ें जो है एक्सपेंडिचर मेथड में किया जाएगा। ठीक है, ऑल्दो अगर देखा जाए तो कुछ डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन फिर भी जीडीपी से अच्छा अभी कोई मतलब इसका ऑल्टरनेट नहीं है, तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज इसीलिए हो जाती है कि कभी कोई चीज़ छूट गया तो कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। जीडीपी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है देख लेते हैं। तो ऑल स्टेट, जितना भी स्टेट है उसका ऑल स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस जी डी पी, फिर आउटपुट फ्रॉम सेंटर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो भी हो गया, जैसे कि रेलवे से, डिफेंस से, सेंट्रल हाईवे से, फिर जो एम्बेसी लोकेटेड है दूसरी कंट्री में वो हो गया, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये सब आ गया जो कि रेसिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वाटर में वो सारी चीज़ें भी आ जाएगी। तो हमने देख लिया कि स्टेट की जीडीपी प्लस सेंटर से जो आउटपुट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हुई वो, फिर एम्बेसीज़ के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जीडीपी को हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझ लिया। तो अब